एक पिज्जा है और उस पिज्जे के 50 टुकड़े हैं। उनमें से किसी एक टुकड़े का अगर मैं आपको एरिया बता दूं, आपका एरिया है 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक पिज्जे के टुकड़े का एरिया है और पीसेस हैं कितने, 50। तो आप क्या करोगे, अच्छा सर तो एक पिज्जे का साइज है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 पीसेस हैं तो 100 इंटू 50 कर लेंगे, बात तो इतनी हुई है। तो फिर आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा भाई 100 इंटू 50, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पूरे पिज्जा का एरिया बन जाता है। बस इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फिर काम दुनिया में आता कब है? देर रात तक जगने की एक आग ऐसे लगती, जेई नीट निकालने की ये जिद है ऐसी, सिलसिला ये मेरे सपनों को साकार करने का, अपने परिवार का सर ऊंचा करने का। भले ही किताबों के ये ढेर लगे हैं, लेकिन मेहनत से कभी हम भी कहां पीछे हटे हैं। हर सवाल का जवाब लिखेंगे, जेई नीट फोड़ कर रहे। आपको डिफरेंशिएशन का सेशन याद है? अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है वन शॉट में तो भाई अभी देख लेना, उसका थंबनेल ऐसे दिखता है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 1 घंटे पूरा डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है, 11th और 12th फिजिक्स का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म, कोई और सेशन की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं आपको। तो वैसे ही हमने डिफरेंशिएशन में बहुत प्यारी सी एक चीज पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन मैं क्यों बता रहा हूं अभी इंटीग्रेशन वाले सेशन में, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि अगर एक पिज्जा को अगर हमें जिसके 6 स्लाइसेस होते हैं, अगर उस पिज्जा को हमें बांटने हैं 24 लोगों में, 12 लोगों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पिज्जा को और छोटा छोटा करना पड़ेगा। और लेकिन बात यह कि भाई फिर पिज्जे के जो टुकड़े मिलेंगे लोगों को, उसकी एरिया की साइज छोटी छोटी होती जाएगी, है ना। तो जैसे हमने एक बड़े से पिज्जे को छोटा छोटा कर छोटी सी एरिया की निकाली थी वैल्यू उस पिज्जे की, उसका उल्टा करना है अभी हमें इंटीग्रेशन में। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एक पिज्जा है और उस पिज्जे के 50 टुकड़े हैं, उनमें से किसी एक टुकड़े का अगर मैं आपको एरिया बता दूं और बताऊं कि भाई देखो इसमें 50 पीसेस हैं, 50 स्लाइसेस हैं, तो इस पिज्जे का टोटल एरिया कितना हुआ, तो आप क्या करोगे। तो मान लीजिए भाई आपका एरिया है 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक पिज्जे के टुकड़े का एरिया है और पीसेस हैं कितने, 50। तो आप क्या करोगे, अच्छा सर तो एक पिज्जे का साइज है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 पीसेस हैं तो 100 इंटू 50 कर लेंगे, बात तो इतनी हुई है। तो फिर आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा भाई 100 इंटू 50, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पूरे पिज्जा का एरिया बन जाता है। बस इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे आपने देखा डिफरेंशिएशन में एक बड़ी चीज को छोटा करते हैं, तो इंटीग्रेशन में एक छोटी चीज से बड़ी वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो अभी कि सर डिफरेंशिएशन में आप तो ये भी पढ़ाया था कि भाई डिफरेंशिएशन एक ग्राफ के स्लोप को पाने के लिए होता है, छोटी छोटी सी वैल्यू पाने के लिए होती है, तो इंटीग्रेशन का असली मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं अभी बोर्ड पर। लेकिन बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सर इंटीग्रेशन का फिर काम दुनिया में आता कब है। इंटीग्रेशन का काम दुनिया में तब आता है जब आपके सामने कुछ वेरिएबल चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहां पर एक फूला हुआ बलून है, ठीक है, बलून के अंदर पूरी हवा भरी पड़ी है और आपने उसको हाथ से पकड़ कर रखा हुआ है। अगर आप इस बलून को आप छोड़ देते हो तो क्या होगा, बलून से हवा बाहर आने लगेगी और फुस करके बलून यहां चले जाएगी। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई टाइम इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स तक, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स तक, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस बलून का मास सेम था, तो आप क्या बताओगे। आप बोलोगे ऑफ कोर्स नहीं सर, हवा तो बाहर जा रही थी ना। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स तक मास उसकी कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं चेंज कितनी होती जा रही है, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। और ऐसे ही चीजों को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि भाई साहब इंटीग्रेशन होता क्या है। अब समझते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे एग्जैक्टली हमने डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स और ग्राफ्स के टर्म्स में समझा था, सीखा था, याद हो गया था, वैसे अभी हम इंटीग्रेशन को भी समझने वाले हैं। थोड़ा सा याद करिए और बताइए मुझे कि डिफरेंशिएशन का काम क्या था। बेसिकली डिफरेंशिएशन का काम था कि हमें छोटी से छोटी वैल्यू बताना। किस केस में के लिए, भाई आपके ग्राफ के केस के लिए। जैसे मान लीजिए कि भाई आपका डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने बराबर पढ़ा था कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें अगर एक ग्राफ बनी हुई है तो ग्राफ का वो स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन क्या देता था, स्लोप देता था। सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन फैक्टर। तो स्लोप आपका डिफरेंशिएशन करके देता था, dy बाई dx बनता था ना आपका था। तो भाई डिफरेंशिएशन क्या दे रहा था आपको, डिफरेंशिएशन आपको दे रहा था स्लोप dy बाई dx। अब वैसे ही आपका इंटीग्रेशन यहां पर क्या देगा वो समझना है हमने, ठीक है। क्या देगा भाई,
इंटीग्रेशन क्या देगा आपको? इंटीग्रेशन आपको बड़ी वैल्यू देती है। तो यहां पर स्लोप ऑफ द ग्राफ में, मतलब इन जनरल एक ग्राफ के मामले में आपने स्लोप के अलावा क्या पढ़ा हुआ है? 9th ग्रेड को थोड़ा याद करिए और इमेजिन करिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। आपने स्लोप के अलावा एक और चीज पढ़ी होगी, कम से कम सुना तो जरूर अगर पढ़ाई नहीं की थी तो, और वो था एरिया अंडर द कर्व। याद है आपको, है ना? तो एरिया अंडर द कर्व यानी कि जो आपका ये स्लोप है, इस स्लोप के अंदर जितनी भी एरिया है वो भी आपने निकाली हुई थी, है ना? याद है आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस देती है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देती है। याद है आपने बड़े बड़े ग्राफ के अंदर का एरिया निकाला था, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, आपने 9th ग्रेड में निकाला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस वक्त, है ना? तो यहां पर जो एरिया अंडर दी जो कर्व है वो यहां पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन के थ्रू। तो यानी कि एक ग्राफ का स्लोप आपको डिफरेंशिएशन देता है तो उसी का एरिया अंडर द कर्व आपको इंटीग्रेशन देता है। तो यानी कि एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इनफैक्ट इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। समझ रहे हो आप? तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो जाता है और एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। एग्जैक्ट ऑपोजिट टू ऑपोजिट होती है चीजें। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपने हमारा सेशन नहीं देखा अभी तक, पहली बात तो भाई अगर मेरा सेशन नहीं देखा आपने अभी तक हमारे डिफरेंशिएशन, तो अभी कभी देख लेना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो या तो बस डिफरेंशिएशन इन वन शॉट अभिषेक सर आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा वीडियो, है ना? अभी वो यूट्यूब सर्च में टॉप में आने लग गया है, तो देखना जरूर, बहुत बच्चों ने प्यार दिया हुआ है। तो उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने ये नहीं सीखा था कि भाई डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है ऐसे लीनियर ग्राफ्स के लिए, ना मुन्ना ना। हमने सीखा था कि हमारे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लीनियर ग्राफ्स के लिए, जहां पर कर्व सीधी नहीं होती। सीधी ग्राफ के लिए तो सिंपल है भाई, y2 - y1 अपन x2 - x1 का स्लोप होता है। dx कब आता है? जब हमें एक ग्राफ का छोटा पार्ट वहां का dx निकालना हो, तब जाकर हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल था। वैसे ही इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी हमारी लीनियर ग्राफ्स के लिए नहीं होती है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमारा कहां होता है? नॉन लीनियर कर्व्स के लिए होता है। तो एक बार थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाकर फिर समझते हैं कि भाई अच्छा यहां पे होता है क्या। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से शुरू करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। ठीक है, सिंपल। आप मान लो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर्स में है। ठीक है, आप मान लो ये टाइम है और टाइम सेकेंड्स में है। और या तो फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर स्पीड डाल देते हैं, यहाँ पर क्या कहते हो, है ना, स्पीड डाल देते हैं आपके लिए, ताकि और समझने में इजी हो जाए। ये स्पीड st ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी डाल देते हैं भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है 11th ग्रेड में वेलोसिटी से ज्यादा सीखोगे आप। तो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकंड यहाँ पर, और आपका टाइम x एक्सिस में टाइम है इन सेकंड्स। ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब हमें बनाना है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है हमें, और नॉन लीनियर ग्राफ बनाना है। तो हमारा मान लो कि भाई ग्राफ ऐसे बन जाता है। ठीक है, मान लो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाता है, आड़ा टेढ़ा कैसे बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां पर डिफरेंशिएशन करना था। हमें क्यों करना था? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो y2 - y1 x2 - x1 नहीं हो सकता, तो हम छोटे जगह को लेकर डिफरेंशिएट करते थे। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं यहां पर भाई एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो क्या करोगे? सर ये तो सांप बना दिया आपने, सांप के अंदर का एरिया कैसे निकालूंगा मैं भी, है ना? मतलब बेसिकली अगर मैं इस पूरे रीजन का एरिया देखूं ऐसे, अगर मैं इस पूरे रीजन का एरिया ऐसे देखूं, तो कोई एरिया बनती है क्या? ये तो आप बोलोगे सर समुंदर का वेव है ये तो, है ना, पानी बहते हुए आ रही है, ये मेरा प्यार है वह जो ऐसे बहते हुए जा रहा है, ऐसे सब बोलोगे आप। तो इसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे? दिक्कत तो है ना? क्या कर सकते हैं? इसके अंदर का एरिया निकालना होता सर, ये तो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हाइट जितनी है y1 हो गया। मान लो कि भाई ये आपकी हाइट है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगी वो y1 हो गई, और यहाँ पर ये जो पॉइंट था वो आपका x1 हो गया। तो आपको मिल गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया मान लो क्या हो जाता है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका x1 है, हाइट आपका y1 है, खत्म। आराम से निकाल दिया हमने एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो यहां पर हम एक छोटी सी चीज कर सकते हैं, और वो क्या है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटी सी चीज जो कर सकते हैं, भाई येलो दे दे मेरे को पूरा, है ना, येलो में हाँ काम बैठ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए किया था वैसे ही क्या एक छोटा सा एरिया ले सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मैं बस ये पतली सी एरिया ले रहा हूं, मैं बस इतनी छोटी सी एरिया ले रहा हूं, ठीक है, ये छोटी सी एरिया मैंने ले ली और यहां तक जो पॉइंट लगा इसको हमने बोल दिया y1 और ये छोटी सी x में जो एरिया हमने ली तो पूरी बड़ी एरिया होगी y1 में, y एक्सिस में, लेकिन ये छोटी सी एरिया x में जो है इसको मैंने बोल दिया dx। छोटा सा लेंथ जो मैंने यहां पे लिया वो छोटा है ना, तो इसे dx, हर छोटी सी वैल्यू फिजिक्स में भी dx कहलाएगी, बाकी सारे वैल्यूज x कहलाती है, छोटी सी छोटी वैल्यू अब हम क्या कहेंगे dx कहेंगे। डिफरेंशिएशन में देख लेता आपने, तो ये तो हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में काट दिया आपने, एक छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में काट दिया। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो आप क्या बोलोगे सर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी y1 इंटू dx, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन जाएगी। लेंथ आपकी y1 है एरिया और आपका ब्रेड्थ आपका dx है कि नहीं। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होता है, लेंथ इनटू, एकदम डीप में समझ रहे हैं बच्चों, हम एकदम डीप में समझ रहे हैं। इतना आपको शायद मैथ्स की टीचर ही पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन के बारे में जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। मुझे एक्चुअली ये सब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा आपको बता सकता हूं इंटीग्रेशन के फॉर्मुलास, लेकिन मैं आपको समझाने की बातें बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। लेंथ कितनी है भाई, लेंथ आपकी y1 है और ब्रेड्थ कितनी है, dx है। अच्छा सर, बढ़िया। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, वैसे हम एक और छोटा सा पार्ट ले सकते हैं। मान लो कि हमने यहां पर कहीं पे एक पार्ट ले लिया ऐसे, ठीक है, एक और पार्ट ले लिया यहां पर छोटा सा, हमने इसको भी बोल दिया भाई ये dx है और ये छोटी सी पार्ट यहां पर कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, मान लो ये y2 की वैल्यू है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या हो जाएगा, y2 इंटू dx। वैसे मैं y3, y4, y6, y7, y8 करके n नंबर ऑफ टर्म्स ले लूंगा यहां पर और सारे एरियाज जो भी सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है उन सबको ऐड कर दूंगा, है ना। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगी, है ना। मैंने क्या किया भाई, यहां पर भी पट्टी ले ली, यहां पर भी पट्टी ले ली, यहां पर पट्टी 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 पूरी पट्टी ले ली यहां तक और सबके एरियाज को हमने ऐड कर दिया, तो पूरी एरिया मिल गई मुझे। लेकिन इतना वक्त किसके पास है भाई, किसके पास है इतना वक्त जो मुझे बता दे कि भाई पट्टी ले लेकर इंडिविजुअली सबके एरिया निकाल कर फिर करेगा वो सबको। नहीं सर, मैथ्स में एक इजी तरीका है, बिल्कुल, और आपने इस इजी तरीके के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने इस इजी तरीके के बारे में सुना होगा। इसको हम कहते हैं, जो इसको मैं बोलता हूं जनरल मेथड। क्या है जनरल मेथड, आपने बिल्कुल सुना होगा। देखो बेटा, ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी लिंक है, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे जो मैं लिख रहा हूं पूरे, इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं कि भाई आपको अपने खुद के भी नोट्स बनाने ना पड़े, लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपने नोट्स जरूर बनाना। अपने नोट्स भाई सोना है, ठीक है। मेरे लिए ये मेरे नोट्स बाद में शायद काम आएंगे, मेरे लिए बहुत, अगले साल आपके 10 जूनियर्स को पढ़ाने के लिए। तो प्लीज इसको अभी के अभी नोट डाउन करते जाए जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड शायद आपने सुना हो, शायद बेटा, मेरे को लगता है कि आपने सुना जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है, इतना यकीन है मुझे आप पर। बट चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या है, किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा लाइटर ब्लू लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। और मैं बात कर रहा हूं समेशन की। जनरल मेथड क्या है भाई, समेशन। समेशन सुना हुआ है आपने, समेशन सुना हुआ है। या तो टीचर को ये वाला सिंबल यूज करते हुए देखा है, ये वाला सिंबल यूज करते हुए देखा है, देखा होगा शायद आपने, है ना। अब ये समेशन करता क्या है, आते हैं समेशन में, ठीक है, आते हैं। पहले तो समेशन का सिंबल मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं आपको समेशन होता क्या समझाता हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यार यहां पर हमें पूरे एरिया निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, तो चलो ऐड करते हैं। सो एरिया अंडर द कर्व, मैं क्या लिखूंगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में लिखने वाला हूं, आजा भाई, एरिया अंडर द कर्व मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ठीक है बाबू मोशाई, एरिया अंडर द कर्व कितनी होगी, एरिया मान लो ये आपका पहला एरिया है, ठीक है। सो एरिया नंबर 1, तो एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 प्लस जाता रहेगा कब तक भाई, एरिया नंबर n तक। जितने में पट्टी लूंगा वो n की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एरिया किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। एरिया नंबर 1 कितना बन जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि y1 dx प्लस a2 कितना हो जाएगा, y2 dx प्लस a3 कितना हो जाएगा, y3 dx। और कहां तक जाएगा ये जाता रहेगा भाई प्लस yn dx है। जितने आपने पट्टी ली हुई, जितना आपका y बनेगा, जितना आपका dx बनेगा, आपको मल्टीप्लाई आपने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जब मैं कंबाइन करता हूं, अब ये कितने बार मैं ऐड करते जाऊंगा, क्या मेरी पूरी मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी, मेरी जवानी निकल जाएगी भाई साहब इन सबको ऐड करते हुए। मेरे को मेरी जवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी है ना, हाँ वैसे ही। तो
हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपल से ऐड नहीं करेंगे, हम इस मामले में इसको कर देते हैं समेशन, है ना। मैं बता भी रहा हूं कि भाई समेशन कहां पे करना होता है। समेशन करेंगे हम सिंपल तरीके से y n dx का, और n क्या है, n की वैल्यू शुरू होती है 1 से लेकर n की वैल्यू जहां तक आप ले जाना चाहो, है ना, n की वैल्यू n तक इसका काम आता है, ठीक है। आप चाहिए तो y इजिकल टू n के बदले y इजिकल टू i कर दो, क्योंकि यहां पर फिर दो n देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये दो n कहां से आ गए, है ना। तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर मैं i कर देता हूं। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। समेशन तो आपने सीखा होगा मैथ्स में। y i dx को मैंने यहां पे लिख दिया i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। आपने लिमिट्स डाल दी, आपने यहां पे लिमिट्स डाल दी कि भाई यहां से लेकर यहां तक मुझे ऐड करना है, तो ये मेरा समेशन बन जाता है परफेक्ट तरीके से। लेकिन जैसे मैंने कहा बेटा, ये तो जनरल मेथड है, ये जनरल मेथड है, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर, दिक्कत क्या है, आपका समेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आप इन सारे, मतलब सिंपल भाषा में, आप इन सारे एरियाज को ऐड नहीं कर सकते हो। इस मामले में ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वो गलत आएगा। शौक लगा सर, इतना समझा दिया आपने, इतना समझाने के बाद बोल रहे हो कि ऐड करने के बाद प्रॉब्लम आएगा, क्या मतलब था इसका? फिर क्यों करवाया इतना? क्योंकि भाई ओम्स लॉ भी सीखी थी ना आपने 10th ग्रेड में, ओम्स लॉ सीखी थी तो बेसिक रूल थी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखे थे, बेसिक थे ना, तो ये बेसिक है। तो इसमें गलती क्या है मैं बताता हूं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस आउट हो रही है, और वो क्या है? ये पहली बात, एक एक्चुअल रेक्टेंगल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर एक छोटा सा जो पार्ट है ट्राइंगल वाला, ये तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। यहां पर भी एक छोटा सा पार्ट है ट्राइंगल वाला जो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। वैसे मैं जो भी रेक्टेंगुलर बनाऊंगा वहां पर एक छोटा सा ट्राइंगुलर पार्ट कट आउट हो जाएगा, जिसका हम एरिया तो फिर इंक्लूड ही नहीं कर रहे इसमें, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, समेशन नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एरियाज हैं, ये जो एरियाज हैं वो अनअकाउंटेड है, वो अनअकाउंटेड है। हेंस समेशन कैनॉट बी डन, समेशन कैनॉट बी डन। तो फिर हम यहां पर क्या करें? ऐसा कौन सा तरीका जिसके थ्रू वो अनअकाउंटेड पार्ट्स भी इंक्लूड हो? और वो आता है आपका मसीहा। और क्या है भाई मसीहा यहां पर? वो आता है आपका मसीहा इंटीग्रेशन। समझे? वो आता है आपका इंटीग्रेशन, जब आप जो इंक्लूड करेगा, इंक्लूड्स क्या? इंक्लूड्स अनअकाउंटेड एरिया आल्सो। इंटीग्रेशन का सिंबल समेशन सिंबल जैसा नहीं है, बट करता वही है। आपने इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे डाल देना है, छोटा सा साम बनाना है जैसा आपने ग्राफ में बनाया था, ठीक है। और वैसे ही इंटीग्रेशन को भी आपको ले जाना है i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक, ठीक है। सेम तरीका, लिमिट्स आपने डाल दिए और अंदर y i dx लग जाएगा। ये सेम मेथड होता है आपका इंटीग्रेशन का, विच इंक्लूड्स दिस अनअकाउंटेड एरियाज आल्सो। ये है इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे सिंपल भाषा में समझाना पड़े आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगा डेरिवेशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। सीधा डिफरेंशिएशन आपको छोटी से छोटी वैल्यूज देता है, dx dy वगैरह। इंटीग्रेशन आपको बड़ी सी बड़ी वैल्यू देता है। क्यों देता है? आप ऐड करो ना सबको। आप जैसे समेशन में ऐड करते हो वैसे आपने इंटीग्रेशन में भी ऐड किया है। बस ये बात है कि भाई इंटीग्रेशन में जो समेशन में जो चीजें छूट जाती थी उसको भी ऐड कर देता है वो यहाँ पर। अब कैसे ऐड करता है वो बताऊंगा आपको अभी कि कैसे ऐड करता है। मैं फॉर्मूला में जब जाऊंगा कि एक एक फॉर्मूला जो आते हैं इंटीग्रेशन में उसमें कैसे वो ऐड हो जाता है मैं बताऊंगा आपको, वरना इन दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। मैं बताऊंगा आपको कि वहां पर ऐड कैसे होता है। डिफरेंशिएशन जहां पर एक ग्राफ का स्लोप देता है, इंटीग्रेशन वहां पर एक ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है ना, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीजें, आई होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। चलो अब एक एक करके सारे फॉर्मूलास सीखते हैं, ज्यादा नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको वो फॉर्मूलास करवा रहा हूं जो आप फिजिक्स में 11th एंड 12th में तो
आराम से आपका कट जाएगा। और मैथ्स के भी कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर करवा रहा हूं, शायद फिजिक्स में मैं ज्यादा करवा रहा हूं आपको, ठीक है। जो भी फॉर्मुलास मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं, जो होने वाले हैं आपको जरूर बताऊंगा। और उसके अलावा जो एडिशनल चीजें वो भी मैं बता रहा हूं आपको, ताकि भाई आपका हेल्प हो जाए, शुरुआत में मैथ्स में भी हेल्प हो जाए। तो 11th एंड 12th फिजिक्स आपका आराम से इसमें से कट जाएगा, ठीक है, जो फॉर्मुलास मैं बताने वाला हूं आपको। तो सब लोग पूरे ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला आता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले से एक जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका जो इंटीग्रेशन है वो बिना लिमिट्स के होता है। इनडेफिनेट है भाई, कोई डेफिनेट ही नहीं है इसमें, है ना। मतलब कितने अंडे हैं पता ही नहीं, सर में कितने बाल है नहीं पता भाई, जो है वो अच्छी बात है, तुम उम्र कटती जा रही, कब गिरेंगे पता नहीं, है ना। प्यार कितना है भाई, इनडेफिनेट है भाई, बहुत प्यार है तुमसे, सुनो तो सही। तो डेफिनेट नहीं है कोई चीज, इनडेफिनेट है, तो हमें नहीं पता, इसमें हम इसमें लिमिट्स नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, खत्म हो गया भाई, और क्या हो गया। मान लो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहला हम समझते हैं x पावर n, कोई लिमिट नहीं है इसकी, dx, ठीक है। तो x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद करते हैं कि मैं जैसे बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। याद करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था x पावर n का, अगर आपको याद हो x पावर n dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था भाई, याद करो, dy बाई dx, याद करो dy बाई dx क्या होता था, जल्दी जल्दी याद करो, समझ में आएगा। चलो चलो चलो, dy बाई dx ऑफ x पावर n क्या आता था, nx n पावर -1, यही आता था, है ना। इसका पूरा उल्टा करो वहां पे। अच्छा सर उल्टा कैसे करें, x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल भाषा में उल्टा, x पावर n -1 है, यहां पर उसका n -1 का उल्टा क्या होता है, n -1 का उल्टा होता है n+1, ठीक है। वहां पर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर n से डिवाइड होगा, और सिर्फ n से नहीं, n+1 से, पूरा n+1 से डिवाइड होगा, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। So what is the integration of x power n dx is x power n+1 divided by n+1। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कराऊं सिंपल तरीके से, अगर मैं x का ही इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं आपको, तो क्या होगा भाई, x के पावर में क्या है, x के पावर में तो 1 है, तो 1+1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1+1 दोबारा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ये मैं पहला एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो ये हो जाएगा x²/2, सिंपल, ये क्या हो जाएगा x²/2। ये क्या है हमारा, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में एग्जांपल्स किए थे वैसे हम यहाँ पर भी एग्जांपल्स करेंगे। अभिषेक सर आपको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बिना एग्जांपल्स के, है ना, है कि नहीं। दूसरा, चलो मान लो आप मेरे साथ करना शुरू करो, x² dx है, तो आप क्या करोगे सर, x2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गई x³/3 हो गई। अब आप करके दिखाओ जल्दी से तीसरा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 क्या होगा, x⁻7 dx बताइए, जल्दी से करके बताइए क्या होगा, दिमाग में कर लोगे अभी आप तो। सर x⁻7 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻7+1 डिवाइड बाई 7+1 x⁻8 डिवाइड बाई 8 हो जाता है ना। x⁻7+1 डिवाइड बाई 7+1, तो आपका हो गया x⁻8 डिवाइड बाई 8, ये हो गई आपकी इंटीग्रेशन। कितना आसान, बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो भाई ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला, आपको यहीं पे हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहला फॉर्मूला यही है, x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो आप देख सकते हो जैसे हम डिफरेंशिएशन में करके आगे बढ़े थे वैसे ही बढ़ रहे हैं, उसी फ्लो में मैं आपको ले जा रहा हूं, क्योंकि आप फिर कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था, इंटीग्रेशन में क्या सीखा था, कंपेरेबल हो जाएगा। कोई भी एक चीज याद रखोगे तो दूसरी चीज आराम से याद हो जाए, इसलिए मैं आपको साथ साथ ले चल रहा हूं, ठीक है। एंड में हम दोबारा सारे फॉर्मुलास को लेकर फॉर्मुला शीट इंटीग्रेशन में भी लिखेंगे, इस सेशन में लिखेंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने दीवार पे लगा सकते हो चिपका के, एक बढ़िया हरदे देखते रहे तो याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझा, एक्सपोनेंट रूल में सिखा देता हूं। एक्सपोनेंट रूल के पहले मेरे को लगता है कि मुझे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखा देना चाहिए था। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो मैंने डाला था, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपको सिखा देता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो सब लोग यहां पर ध्यान से देखें, ये मैंने किया इनडेफिनेट का, अब मैं डाल रहा हूं आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या डाल रहा हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहां पर तो आप समझ ही सकते हो कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसमें लिमिट्स लग जाएंगी, है ना बेटा। उसमें लिमिट्स नहीं लगी थी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगा। ये था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं समझाता हूं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स लग जाएगी, कुछ और चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली जो भी आपकी इंटीग्रेशन होगी, जैसे मान लो आपका यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है x पर n dx का, यहां पर हम लिमिट्स लगा देंगे, जहां पर n आपका जाएगा एक
कोई भी वैल्यू डाल दो यार, n की वैल्यू जाएगी x1 से n की वैल्यू जाएगी, नहीं n की वैल्यू क्यों जाएगी यार, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। हाँ, इंटीग्रेशन की वैल्यू x1 से x2 वैल्यू तक होगी, एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट तक होगी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन वही लगेगा भाई, इंटीग्रेशन लग जाएगा x पावर n डिवाइड, और इंटीग्रेशन कर लो यार इसका, इंटीग्रेशन क्या होगा x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर लोअर लिमिट डालनी है और अपर लिमिट डालनी है। यहां पर लोअर लिमिट आपकी x1 है और अपर लिमिट x2 है। इसके बाद आपको यहां पर x के बदले अपर लिमिट डालना है x2 n+1 डिवाइड बाई n+1, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट से x पर 1 n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये करना है आपको, ठीक है। यानी कि आपको पहले अपर लिमिट डालनी है माइनस लोअर लिमिट डालनी है, तब जाकर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। अब यहां पर मैंने एक चीज छोड़ दी है, आपको समझ में आया क्या छोड़ दी है? ध्यान दिया होना चाहिए आपने, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखी है तो ये बात सीखनी है आपको। इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट और डेफिनिट में सर डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ लिमिट्स का डिफरेंशिएशन है? नहीं, एक और चीज की है। यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कितना इनडेफिनिट है ये तो कोई बता ही नहीं रहा, उसके लिए हमें यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालनी है, और वो क्या है, ध्यान से देखिए। जब भी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है भाई, आपने वैल्यू निकाल दी x की, लेकिन इसके बाद चीजें डेफिनिट हो गई, क्योंकि x3 इज ए डेफिनिट वैल्यू। x की वैल्यू डाल दो 2 है तो 2 क्यूब हो गया 8, 8/3 आपकी डेफिनिट वैल्यू होती है। तो सर फिर ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये होता है कि आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन के बाद प्लस c डालना होता है, और यहां पर ये c क्या होती है, ये c होती है कांस्टेंट वैल्यू। एक हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करना होता है, ये बताने के लिए कि भाई ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहां पर कोई डेफिनेट नहीं है, हमारा जो जवाब आ रहा है वो भी डेफिनेट नहीं है, हमारा जो भी जवाब आ रहा है उसमें प्लस सी एक कांस्टेंट एडेड है, ये दिखाने के लिए कि इसके इस x स्क्वायर बाई 2 के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है, इस x क्यूब के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है, इस x पर 8/8 के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है जो हमें नहीं पता, इस वजह से हम वहां पर प्लस सी लिख रहे हैं एज अ कांस्टेंट। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट में ये डिफरेंस है। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। इंटीग्रेशन वो छोटे छोटे वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है जो हम नाप तो नहीं सकते हैं, वो जो हम नाप नहीं सकते हैं वो ये प्लस सी के वैल्यू में आ जाता है। ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वो तो इनडेफिनेट था, पता ही नहीं था हमें कितना है, वो कर दिया। तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बेटा, इंटीग्रेशन करके प्लस सी सामने डाल देना। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट है भाई, x1 से x2 है, पता हमें पक्का है, तो उसमें आपको डालने की जरूरत नहीं वैल्यू। तो यहां पर जो भी चीजें हुई ना उसको एग्जैक्टली यहां पर हम करके देखते हैं एग्जांपल के फॉर्मेट में कि अच्छा तो कितना डिफरेंस आ जाता है, एक बार देख लेते हैं प्यार से, है ना। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल्स, और यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपके बबुआ इसी का ले लेते हैं, x dx का, ठीक है। तो मान लो कि आपका ये x dx है, उसको इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 3 से 4 कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो इसका x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, ये तो आपने कर लिया, यहाँ पर x²/2 आ गया है। इसमें इसको आपको कहाँ से कहाँ ले जाना है, 3 से 4 ले जाना है। तो डालो आप वैल्यू यहाँ पर, पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपर लिमिट डालोगे, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखा, मैंने पहले अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट डाला, इतना ही किया, कुछ नहीं किया मैंने और। अच्छा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी सर, ये होता है 16/2 माइनस 9/2। तो वैल्यू कितनी होगी 16/2, या तो 16 माइनस 9/2 हो गया, 16 माइनस 9/2 कितना होता है भाई, आपका हो जाता है 8/2, नहीं भाई 7/2, है ना, 7/2 हो जाती है, विच इज 3.5। 7/2 होती है ना, 16/2 8 हो गया, माइनस 4.5 हो गया, हाँ 3.5 बराबर, ठीक है। तो आपने बस वैल्यू डाल दी, क्लियर है। तो ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, खत्म, ठीक है, क्लियर। दोनों मैंने आपको बेसिक चीजें सिखा दी हैं। मैथ्स में भी आप इसी बेसिक चीजें से आगे बढ़ोगे।
एक चीज आपको बहुत याद रखनी है बेटा, ये मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है, तो ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। इसको अच्छे से याद रखना, इसको एज अ नोट ले लेना, ठीक है, इसको एज अ नोट ले लो। यहां पर नोट क्या है भाई, नोट यहां पर ये है कि आपकी जो यहां पर n की वैल्यू है ना, जो आपकी n की वैल्यू वो -1 नहीं हो सकती है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना स्पेशली, क्योंकि -1 हो जाएगी तो फिर आप कैलकुलेशन समझते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x पर n लिया हुआ है और x आपका और आपका जो वैल्यू है n का वो है -1, अगर आप मान लीजिए x अगर मेरा -1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x पर -1 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय -1 + 1 + c हो गया। आप देखोगे -1 + 1 0 दे देगा, तो ये फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इनडेफिनिट हो जाएगी, है ना। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 बिकम्स इनडेफिनिट, या तो फिर आपका इन्फिनाइट हो जाता है। आप समझ सकते हो इस बात को। तो इस वजह से आपका जो है x पर -1 + 1 ये कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन x पर -1 के इंटीग्रेशन का एक जनरल वैल्यू होता है इंटीग्रेशन का, जिसे हमें मिस नहीं करना है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए अभी कि आपका जो एक्चुअल होता है, इसको याद कर लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ x पर -1 जो भी माइनस टर्म्स में होते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपल भाषा में log मैग्नीट्यूड ऑफ x + c होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है आपके x पर -1 की, जहां पर log लिया आपने, फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ x लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ x में फिर माइनस प्लस साइन नहीं आती, मॉड ऑफ x ले लिया आपने, तो आपको फिर वहां पर प्लस माइनस साइन नहीं आती है, मॉड ऑफ x + c ले लिया। ये आपका होता है x पर -1 का इंटीग्रेशन। तो नेगेटिव टर्म वहां पर आपको -1 कभी नहीं लेना। अगर आप -1 आ जाता है आपके, तो फिर उसका इंटीग्रेशन आप इनडेफिनेट लिखने के बदले log mod x + c लिखोगे आप, ठीक है। और ये याद करना है सर, हाँ रट्टा मानना है, इसको याद करना है, नोट कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट रूल। अब याद करो डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंट रूल क्या था भाई, डिफरेंशिएशन हमने सीखा था सर dy/dx ऑफ e पर x, क्या था भाई, हमने सीखा था dy/dx ऑफ e पर x इज एक्चुअली इक्वल टू e पर x ओनली। लेकिन फिर उसके बाद फिर आपको x को डिफरेंशिएट करना था, dx/dx करके डिफरेंशिएट करना था इसको, है ना। ये था डिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हो भाई e पर x का डिफरेंशिएशन e पर x ही था बेसिकली, तो इंटीग्रेशन भी e पर x का e पर x ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e पर x dx इज बेसिकली e पर x dx। बस, अरे मैंने दोबारा क्यों डाल दिया, इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेट हो गया वो, देखा इंटीग्रेट हो गया वो e पर x + c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए हमने +c लिख दिया, खत्म भाई। एक्सपोनेंशियल रूल इतना ही है, e पर x dx का इंटीग्रेशन e पर x + c। Wow, crazy isn't it? That's how it is bro, that's how it is। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं सोचना। अब बारी आती है कांस्टेंट रूल की। कांस्टेंट रूल अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या था भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वाज 0, है ना, याद है आपको। dy/dx का अगर मुझे करना है 5 का, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नंबर का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 का वैल्यू आता था 0। क्यों आता था, अगर मैं यहां पर मान लूं कि 5 के बदले 5x पर 0 है, x पर 0 मतलब होता है 1, तो 5 × 1 बेसिकली 5 ही है आपके पास ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता 5 0 × x, 0 × x पर 0 -1 डिवाइड बाय 0 -1 मिलता मुझे, है ना। n पर -1, n तो 0 है, और n xn पर -1 होता है। ये मैं इसको नीचे से बटा क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मैं भूल गया कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, बताओ, ठीक है। तो n(x⁻n - 1) हो गया, तो 0(x⁻0 - 1) 0 से मल्टीप्लाई करो तो सब 0 हो गए, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू वाज 0। यहां पर उसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो यहां पर 0 नहीं आएगी, यहां पर उसका उल्टा आएगा। अब क्या आता है उल्टा, देखते हैं। 0 का उल्टा क्या होता है सर, कोई भी नंबर, अरे बब्बा देखो तो सही यहां पर क्या होता है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एनी नंबर, एनी कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स से 5 अगेन, 5 dx क्या आएगा। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाता है, आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रही है, x के टर्म्स में, dx के टर्म्स में। क्या x रिलेटेड कोई भी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर है, जवाब है ना। अगर मान लो 5 के बदले कुछ भी और लिखा होता, y + 3 dx, क्या
dx के टर्म्स में कुछ भी है इंटीग्रेशन के अंदर y+3 इंटीग्रेट dx है वो नहीं है ना, x का टर्म में नहीं है। तो जो भी चीज x से रिलेटेड नहीं होती है उसको कांस्टेंट मानी जाती है, और कांस्टेंट मानकर आप इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हो उसे। ठीक है, तो आपका जो ये 5 है वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा और dx सिर्फ रहेगा अंदर, सिर्फ dx अंदर रहेगा। समझे बात को? जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए आपके सामने है y+4d, ये टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर, और आपने dx कर दिया। y+4d में कहीं भी x है नहीं है ना, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसको एज अ कांस्टेंट मानेंगे हम, उसको एज अ कांस्टेंट मानेंगे। कंसिडर कांस्टेंट y बिकॉज नॉट इन टर्म्स ऑफ x, इस वजह से। अगर मान लो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे 4x+3 है, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ dy, y को टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो 4x+3 बाहर आ जाएगा क्योंकि y का टर्म है ही नहीं उसमें, कांस्टेंट बन जाएगा। तो जिसमें भी, जिस बेसिस में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर वो टर्म अंदर नहीं इंटीग्रेशन के तो वो कांस्टेंट बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 5dx हो गया। सर अब सब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? अच्छा, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मैं अंदर 1 है, ठीक है, 1dx, फिर अगर सर 1 बाहर आ जाएगा क्या? नहीं भाई सुन तो लो, सुन तो लो, 1 क्यों लेना है, x पर 0 ले लो, बात तो एक ही है ना, x पर 0 ले लो यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पर 0 dx हो गया। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे वही किया था ना, x पर 0 लिया था। तो अब x पर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x पर 0 का इंटीग्रेशन होता है x पर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस c, सही है? तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5 इंटू x पर 0 + 1 इज x पर 1 डिवाइड बाई 0 + 1 इज 1 + c। सो बेसिकली यू हैव गॉट 5x + c। So integration of a constant value is x. Integration, differentiation of a constant value by 0 when it was in respect to x. Integration of a constant value with respect to x is x. Opposite of 0, है ना? 0 का opposite, वहां पर differentiation with respect to x था तो 0 आया, यहां पर integration with respect to x है तो x आया, 5x + c। तो कोई भी नंबर हो, 10, 20, 1 मिलियन हो, 1 in million x हो जाएगा, इतना ही। सो दिस इज कांस्टेंट रूल। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट रूल भी हो गया। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है आपकी चेन रूल। चलिए चेन रूल सीखते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत बहुत आराम से सीखेंगे। इसमें आपको दिख रहा हो कि भाई डिफरेंशिएशन जितना वक्त भी नहीं लग रहा है हमने, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन में बहुत डिटेल में पढ़ाई की थी और हर एक रूल को समझा था। सिमिलर रूल्स आपके इंटीग्रेशन में उसके ऑपोजिट चीज है, तो इसको इंटीग्रेशन में कहता हूं कि बहुत लाइटली लो, फॉर्मूला को याद करो। अगेन अगर आपको कोई बोले कि भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास को रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल मानना है रट्टा भाई। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, रट्टा मारना ही मारना है आपको। जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पाते हो अभी समझ लोगे, लेकिन आप 11th में हो, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। फिजिक्स सिर्फ नहीं है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स, अगर आप पीसीएम भी ले रहे हो तो पीसी भी ले रहे हो तो भाई बायो है, पीसीएम ले रहे हो तो मैथमेटिक्स है, तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत है। तो एक हफ्ते के बाद आपको वैसे भी ये चीजें याद नहीं रहने वाली है, शायद आपको 2 दिन के बाद भी याद ना रहे, तो रट्टा तो मारना ही मारना है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई हो सके तो फॉर्मूला शीट जो मैं करवाऊंगा एंड में, उसको प्रिंट आउट लेके दीवार पे जरूर लगा देना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, चेन रूल पे आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी दोबारा याद करें कि भाई डिफरेंशिएशन में क्या था, तो dy बाई dx, मान लीजिए dy बाई dx ऑफ क्या भाई, dy बाई dx ऑफ चेन रूल में क्या था, जब एक ही चीज के अंदर मल्टीपल x के फंक्शंस हो। जैसे मान लीजिए कि भाई आपका एक फंक्शन है ऑफ x, उसके अंदर एक और फंक्शन ऑफ x, तो बेसिकली आपका हो जाता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन ऑफ x, ऐसे मल्टीपल फंक्शन। तो इसका हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था कि भाई आप f ऑफ फंक्शन ऑफ g ऑफ x को आप ऐसे फंक्शन कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट मत करिए, ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपके g अंदर वाले फंक्शन को, बाहर वाले फंक्शन को वैसे के वैसे रख दीजिए, और अंदर के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये बोला था हमने, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
बेसिकली हमने ये लिखा था, है ना, डिफरेंशिएट में, अगर आपको याद हो चेन रूल के लिए। इंटीग्रेशन में भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां से ऑपोजिट होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए फंक्शन ऑफ g ऑफ x है अगर आपका dx है, तो वहां पर जैसे आपने पहले टर्म को वैसे की वैसे लिख दिया था, वैसे ही यहां पर आप क्या करोगे, आप पहले ऊपर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे। आप वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, आप वहां पर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड करोगे अपने अंदर वाले फंक्शन को। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपका है x टू दी पावर x स्क्वायर dx। अगर मान लीजिए अगर आपका इंटीग्रेशन ये है, तो आप देखोगे यहां पर एक फंक्शन है x का, जिसका पावर में भी एक और फंक्शन है x का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये दो दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन पहले बात तो भाई आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन आपका होगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो पावर में है ना, जो अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करिए भाई, x पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, x पर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाई जैसे ये x स्क्वायर तो आपका n होता है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने, और नीचे भी आपका x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बराबर डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x होती है ना, 2x लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो बेसिकली आपका प्लस c हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, x पावर x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला बेसिस आपको चीजें करनी है, वरना फिर चीजें ठीक से नहीं होने वाली है बेटा। तो कितना इजी है ना। चलो अब एक और इजी चीज करवाता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में भाई आपके डिफरेंशिएशन के सेंस में क्या था, अगर आपको याद हो तो, अगर मान लीजिए आपके पास दो टर्म्स है dy बाई डी एक्स, जैसे आपने याद होगा आपको dy बाई डी एक्स आपको करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करते थे, सर इसको डिफरेंशिएट करिए फिर इसको डिफरेंशिएट करिए ना, तो वैल्यू क्या आता था, 2x प्लस 2 आती थी, है ना, इसको डिफरेंशिएट करिए इसको भी डिफरेंशिएट करिए, वैसे करते थे आप। वही सेम चीज आपको यहां पर करनी है आपके इंटीग्रेशन के लिए भी, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए उसी सेम चीज का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, अगर हमें करना है इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है, और यहां पर आप देख सकते हो कि भाई साहब आपका प्लस सिंबल है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वायर dx को अलग इंटीग्रेट किया, प्लस उसके बाद 2x dx को अलग इंटीग्रेट किया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, एक्स क्यूब बाई 3 होती है, प्लस यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 2 कट गया, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c यहाँ पे कर दो प्लस c यहाँ पे, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। समझ रहे हो आप। ठीक है, तो जैसा भी आपका इंटीग्रेशन है, दो टर्म्स दिए हुए एडिशन में सब्ट्रैक्शन में है, तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। सब्ट्रैक्शन में तो अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो इन जनरल मुझे अगर फॉर्मूला बताना है तो u प्लस v का इंटीग्रेशन क्या होगा, जहां पर u एंड v, जहां पर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शन कोई भी फंक्शन, जैसे x स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर फंक्शंस ऑफ x, वरना फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे ना, आपको भी लगेगा हाँ सर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी भाई, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बस। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट करो बेस्ड ऑन की भाई है क्या। क्लियर, डन, सॉर्टेड, बहुत सिंपल सा, बढ़िया भाई साहब। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी हो गया, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट राइट नाउ। अभी हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की, जो बेटा जिसमें दिक्कत थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल से हमें उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रूल कर लेना चाहिए और बाकी रूल्स कर लेने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल इज द हार्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो। तो हम इसको थोड़ा सा थाम के रखते हैं, थोड़ा सा एंड में करते हैं, है ना। तो पहले हम बाकी रूल्स कर लेते हैं ताकि दिक्कतें ना आए। चल अब आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रूल भी आते हैं, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल के लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला शीट में लिखना शुरू कर देते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रूल। तो मैं काम करता हूं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं उन इन जनरल में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख लेना।
कि क्या होता है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंटीग्रेशन के रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। कुछ कुछ याद रखने हैं, बाकी नहीं, और उनको कैसे याद रखने हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे जैसे हमने सीखा हुआ है भाई, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको पता है सर ये होता है कॉस एक्स, है ना, एग्जैक्ट उल्टा। इंटीग्रेशन उसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर आप मुझसे पूछोगे तो उसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा, sin x होगा। खत्म, दैट्स ऑल इट इज। क्या होगा, sin x होगा। प्लस ही लिख देना, हाँ बस उतना ही है, हो गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या था, अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या था, माइनस sin x था, है ना, याद है, माइनस साइन एक्स था। उल्टा कर दो भाई, एक्सैक्टली उल्टा। अगर मेरा डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, यहां पर मैंने cos x लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अगर मैं लिख देता हूं तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, अरे dx लिखना भूल गया, क्या हो गया मेरा भाई, मेरा वैल्यू सिंपल सी आएगी माइनस cos x। एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा। ऐसे आपके बाकी सारी चीजों के नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपका tan x का इंटीग्रेशन क्या था, sec स्क्वायर x, है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, ऐसे समझ रहे हो। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उल्टे उल्टे इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उनमें से प्राइमरी मेजर दो ये है जिनको तो आपको याद रखना ही रखना है, तो अब यहां पर इसे अलग से याद रख लो। बाकी फॉर्मूला शीट में हम बाकी चीजें लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको फिजिक्स के मामले में उतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती व्हेन इट कम्स डाउन टू इंटीग्रेशन। जो बेसिक आती है वो ये है, ठीक है। बाकी जो आनी चाहिए वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देख लिया, नोटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल के। भाई अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखकर नोट डाउन करिए। तो फॉर्मूला नोट डाउन करने रेडी हो आप, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर आपका दो फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहां पर u और v है, u और v अगर अगेन जैसे मैंने कहा था फंक्शंस ऑफ x है, तो u और v का इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए। आपके डिफरेंशिएशन में क्या था, u आपको याद है u v डैश प्लस v u डैश, वैसे था, सिंपल था। यहां पर सिंपल नहीं है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल को हम कुछ और कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल को इंटीग्रेशन में कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेसिकली आपको पूरे u और v को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत यहां पर इस बारे में आ जाता है। तो अगर आप पूछोगे सर अभी जो मैं आप फॉर्मूला लिखने वाले उसको याद रखना है, बिल्कुल याद करना है बेटा, आपको याद करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए अगर आप जेई पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, तो फिर आपको फिजिक्स में इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी, आपको याद रखना है, कोई और तरीका है ही नहीं। मेरे लिए भी आसान नहीं, आपके लिए भी आसान नहीं होगा, तो इट हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो यूवी डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। यूवी डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है सिंपल u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx whole इंटीग्रेशन ऑफ dx। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du dx इंटीग्रेशन v dx dx। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। सॉरी बच्चों, कोई तरीका है नहीं। चलो एक शॉर्टकट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, जो शॉर्टकट शायद काम आ सकता है। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट है, हो सकता है कि आपको याद रहे ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर आप बोलना चाहो तो इसको ऐसा क्या कहते हैं, नोट्स का भाग बना दो आप, ठीक है। नोट्स का भाग क्या बनेगा यहाँ पर, इसको आप लिखना भाई u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन du मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली u i v माइनस i du i v, ठीक है, u i v माइनस i du i v। याद है, इसको मैं आप थोड़ा सा और करना चाहो तो आप बोल सकते हो u इंडियन v इंडियन, u इंडियन v इंडियन
डोंट यू? वी ऑल इंडियन। तो यू आई वी माइनस आई डी यू आई वी आप कर सकते हो, अगर आपको याद रखना है तो यू आई वी माइनस, या तो माइनस आपको निकाल भी देना है तो आप कर सकते हो यू आई वी आई डी यू आई वी, यू आई वी आई डी यू आई वी, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो माइनस को अगर निकाल के करना चाहो तो, विच क्लियरली इंडिकेट्स भाई यू इंटीग्रेशन वी, मेरे को अभी याद होने लग गया, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, मेरे को अभी याद हो गया देखो। तो अब याद कर सकते हो भाई यू आई यू इंडियन वी इंडियन, डोंट यू वी इंडियन। तो अब इसको याद रख सकते हो भाई सिंपल तरीके से, अगर आपको याद रखना हो तो। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहे। ठीक है, काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं x cos x का। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स है, आप देखोगे एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cos x है। इसको अभी हम इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो भाई सेम फॉर्मूला में अप्लाई करते जाओ। u है x, ठीक है, ये क्या है भाई आपका, ये आपका u है और ये आपका v है, सही है। ठीक है, तो u को पहले सीधा लिखना है, x लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx, है ना। तो ये क्या है भाई, dx by dx हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दोबारा cos x dx और ये बोल इंटीग्रेशन, सही है बराबर। देखो फॉर्मूला सामने है तो कितनी जल्दी हो सकता है, तो फॉर्मूला जब भी आपको करना हो फॉर्मूला पहले लिख देना, उसके बाद फिर उसको डिटो डिटो आप टाइप डाउन करना है। ठीक है, तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने सीखा माइनस साइन x होती है, माइनस साइन x। ठीक है, प्लस सी वगैरह को छोड़ो, बाद में जान दो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx आपको समझ में आ गया, 1 हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो आपको अगेन मिलता है माइनस साइन x, क्या होता है भाई, माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी हो गया, क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x दोबारा आएगा आपके सामने, तो यहाँ पर आपके आ गया माइनस साइन x, तो ये आपका माइनस x साइन x, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है आपका, एक सेकंड भाई, cos x का इंटीग्रेशन तो आपका साइन x ही होता है, उसमें माइनस नहीं आती ना। हाँ देखा, गलती मुझसे भी हो रही है, माइनस नहीं आती यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर भी माइनस नहीं आएगा। हाँ करेक्ट, मैंने आपको सिखाया था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। हाँ, तो यहाँ पर x sin x cos x इंटीग्रेशन sin x हो गया, माइनस ये बाहर आ गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपका होता है माइनस cos x, माइनस cos x आपका होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू हो जाएगा x sin x प्लस cos x, ये आपकी वैल्यू हो जाती है इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है, बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैंने का एग्जांपल दे दिया आपको। चलो मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, तो ये आपका था पहला एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ ताकि आप देखोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जगह ज्यादा लग रहा है ना, डिफरेंशिएशन टक टक करके बहुत जल्दी हो जा रहा था और कम जगह लेता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लेते हैं क्या करें, x e पर x ले ले, x e पर x चलेगा, चलो ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका x इंटीग्रेशन ऑफ x e पर x dx ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में डाउट आया सर इसमें u और v कौन सा लेना है, क्या आपके दिमाग में डाउट आया? यहाँ पर भी मैं cos x को u ले सकता था और x को v ले सकता था, क्यों मैंने x को ही u लिया और v को cos x को v लिया? तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल का जो डिफिकल्टी है वो ये फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली में है u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, ये डाउट कैसे क्लियर करें भाई? सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं आपको, एक शॉर्टकट इसको करने का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, बहुत सिंपल सा, और उस रूल का नाम क्या है, इसको आप स्पेशली नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई u एंड v, क्या है भाई, रूल इज कॉल्ड एज, प्लीज नोट डाउन करें जल्दी से, इसका रूल का नाम है आइलेट। क्या है भाई, आइलेट रूल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल बोलता क्या है, आइलेट जैसा आपका था भाई बॉडमास रूल, याद है बॉडमास रूल, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, याद है आपको पूरा बॉडमास रूल? ये बताता कि भाई अगर मल्टीपल ऑपरेशन है तो पहले ऑपरेशन कौन सा करें, पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर पहले डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बॉडमास रूल जैसा ही है आइलेट का फुल फॉर्म बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे आई क्या इंडिकेट करता है भाई, आई इंडिकेट करता है, याद करो भाई आई क्या इंडिकेट करेगा, आइलेट में आई क्या होगा, एक्चुअली आई क्या होगा वो शायद आप 11th 12th में ही पढ़ोगे,
इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शंस, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। इनवर्स फंक्शंस को आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। प्रॉब्ली अभी तो मैं सिखा नहीं रहा आपको क्योंकि वो फिजिक्स का टर्म्स में नहीं आता, मैथ्स के टर्म्स में आता है, तो आप मैथ्स में जरूर सीखोगे। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स। एल क्या होगा? एल आपका होगा ऑफ कोर्स लॉगरिथमिक, ठीक है। ए क्या होगा आपका? ए होगा एलजेब्रा, ठीक है, ए होगा एलजेब्रा। और टी आपका होगा ऑफ कोर्स ट्रिगो, है ना। और ई क्या होगा? ई भी आप समझते हो, ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा आपका आइलेट रूल, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमने यहां पे लिया था वो सही था क्या? जैसे x क्या है? x एलजेब्रा है। एलजेब्रा देखो ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, a t से पहले आ रहा है, तो आपने a को u लिया बराबर है, और जो बाद में आता है उसको आपने v ले लिया, ठीक है। u आप इनिशियल वेलोसिटी समझो, v फाइनल वेलोसिटी समझो, तो इनिशियल के बाद फाइनल आती है ना, तो इसी वजह से जो पहले आएगा वो u बन जाएगा, बाद में जो आएगा v बन जाएगा। तो यहां पर आपका u कौन सा होगा और v कौन सा होगा? एलजेब्रा अगेन एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो आपका x u बन जाएगा, e पर x आपका क्या बन जाएगा भाई? e पर x आपका v बन जाएगा। तो अब यहां पर अब इसको इंटीग्रेट करो, सेम फॉर्मूला से आपको इंटीग्रेशन करनी है यहां पर। तो u इंडियन तो x इंडियन v e पर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e x dx और dx, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है भाई? x इंटीग्रेशन ऑफ e पर x, वी नो इट्स e पर x ओनली, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, माइनस dx बाई dx आपको दोबारा 1 देगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e पर x आपको अगेन e पर x देगी, और सॉरी ये इंटीग्रेशन तो मैंने हाँ सिंबल नहीं डाला, हाँ फिर ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? x e पर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पर x इज e पर x। यहाँ पर आप e पर x को कॉमन ले सकते हो, तो आपका बच जाएगा x माइनस 1 आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, सिंपल बैठा। तो आइलेट रूल याद रखनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद रखनी है, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड प्रोबेबली द हार्डेस्ट इंटीग्रेशन रूल, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल बना दूं, जैसे मैंने कोशिश की आपको ये सारी चीजें सिंपल बना दूं। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो आखिरी रूल है आज का, जो है ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन रूल, इसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बना दूं। अब आपको लग रहा होगा सर डिवीजन रूल कहां गया? डिवीजन रूल नहीं होता है आपके इंटीग्रेशन में, डिवीजन रूल के बदले इंटीग्रेशन होती है। जैसे कि u बाई वी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपको सब्स्टिट्यूशन रूल के थ्रू ही करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में समझाता हूं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ, सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया, ठीक है। एकदम इजी बनाते हैं इस चीज को, है ना, एकदम इजी बनाते हैं, कोई टेंशन मत लेना। एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई आपके पास इंटीग्रेशन है x बाई एक्स स्क्वायर dx का, तो आप देखोगे आपका जो न्यूमरेटर है उस अगर मैं u मानो तो u भी फंक्शन ऑफ x है, और डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर है तो v मान लो, तो भाई v भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये u बाई v के फॉर्मेट में ही है। तो हमें ये समझना है कि ये सब्स्टिट्यूशन रूल क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पर हम क्वोशंट रूल नहीं कर सकते। क्वोशंट रूल क्या होता था आपका? डिफरेंशिएशन में होता था सर। क्या होता था क्वोशंट रूल आपका? अगर आपको याद हो तो bu डैश माइनस u b डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर समथिंग हो जाता था, ये आपका सिंपल सी बात है। यहां पर लेकिन वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रूल को सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बदले किसी चीज और चीज को डालना, यानी कि हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बदले कुछ और डालेंगे हम। तो यहां पर कुछ और जो डालना है उसको भी डिराइव करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ना सिंपल भाषा में अपने डिनोमिनेटर को अज्यूम करोगे कोई और अल्फाबेट है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया टी है, अज्यूम करो एक्स स्क्वायर आपका टी है, ठीक है, मान लिया मैंने। फिर इसको मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका फंक्शन है। यहां पर एक्स के फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर यानी कि dt अपॉन dx करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 2x होता है, 2x होता है ना। अब मैं इस dx को मान ले जाऊंगा तो dt इक्वल टू 2x dx हो गया। तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे आप समझ जाओगे, इतना दिमाग है आपके अंदर, आप समझ जाओगे कि मैं एक्स स्क्वायर के बदले t डाल सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मतलब डालने मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन। और x dx के बदले क्या रख सकता हूं? आप देखोगे यहां पर x dx के बदले, जैसे मैंने अगर मेरे को x dx लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैंने यहां पर x dx को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और dt बाई 2 हो गया, वो dt बाई 2 आप देख सकते हो। तो यहां पर मैं x dx के बदले क्या लिख सकता हूं? dt बाई 2 लिख सकता हूं। हो गया सब्स्टिट्यूशन, बदल के सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ सर मेरा?
फायदा ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद बबुआ चीजें बदल गई। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यार x अपॉन एक्स स्क्वायर को डिफरेंट इंटीग्रेट कैसे करना है, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हुआ क्या, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टू, है ना, dt बाई टू जो आपका x dx के बदले लिखा और x स्क्वायर के बदले मैंने t लिखा, dt बाई 2t आया। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि कैसे करना होता है। तो हमने क्या किया, 1/2 को बाहर ले लिया, क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज बेसिकली 1/2 log ऑफ t प्लस c। 1/t का जैसे 1/x का याद है डिफरेंशिएशन 1/x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, समझ गए? दैट्स ऑल बड़े। तो इसी वजह से हमने सब्स्टिट्यूशन किया। क्लियर कट, समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ये आप कर लोगे, है ना? देखो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट कलर में कर लेते हैं ताकि, हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान दीजिए, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर मैं आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, बराबर है। तो फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर मैं जनरल आपको दे देता हूँ, ठीक है, रैंडम ने उठा लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा, इसको अगेन इसी टर्म्स में करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी टी डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डी एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक चीज दिखेगी, सर यहाँ पे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव साइन को बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट के। तो क्या होगा यहाँ पर ब्रैकेट के, डी टी अगर मैं माइनस साइन को बाहर ले लूँ तो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, मैंने एक नेगेटिव साइन को बाहर लिया तो यहाँ पर साइंस बदल गए, तो dx बन गया। तो आप देखोगे कि भाई साहब अच्छा ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, यानी कि आपका डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स आपका क्या हो गया भाई, माइनस डी टी हो गया, तो ये आपका न्यूमिनेटर भी सॉर्टेड है। तो अभी अगर मैं इसको जाकर सीधा आगे जाकर डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे क्या आएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस डी टी बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी है भाई, तो माइनस डी टी बाई टी, सेम चीज ये होगी माइनस डी टी बाई टी। तो इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लॉग टी बाई सी। इजी, तो सब्स्टिट्यूशन रूल इज ऑल्सो प्रिटी इजी। बस आपको ये याद रखना है कि भाई फिजिक्स में हार्ड वैल्यूज नहीं आते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर क्या होगा अगर न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये है तो क्या करेंगे सर हम, नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना। हार्ड वैल्यूज आपको नहीं आते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू फिजिक्स। हार्ड वैल्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में आएंगे, लेकिन जब तक आप मैथ्स में पढ़ाई करोगे भाई, इतने सारे एक्सरसाइजेस आप कर लोगे, इतनी सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे कि भाई आसान हो जाएगा। ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स। फिजिक्स में व्हेन इट कम्स डाउन टू पीसीबी स्टूडेंट्स, इतना टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने इतना सॉर्ट कर दिया है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी भी लेते हैं, तो पीसीएमबी लेने वाले बच्चों के लिए भी मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है ना, वेरी गुड वे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और वीडियो के एंड पर आते हैं, जहां पर हम पूरा फॉर्मूला शीट लिख देंगे एक बार, ताकि भाई साहब कोई भी चीज छूटे ना और आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं जल्दी यहाँ पर सबके हेडिंग लिख देता हूँ, ताकि मैं सबके फॉर्मूला साथ में लिख दूँ। ट्रिगो, तो ट्रिगो ये आपका बेसिक है। ट्रिगो के अलावा आपका बेसिक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका पावर रूल, है ना, पावर रूल सीखा था। पावर रूल के बाद हमने सीखा था आपका कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल के बाद हमने सीखा आपका एक्सपोनेंशियल रूल, है ना। एक्सपोनेंशियल रूल के बाद मेरे ख्याल से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सीखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद शायद हमने सीखा था ट्रिगो।
तो ट्रिगो तो पहले ही कर दिया हमने, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको हम क्या कहते हैं उसके अलावा, हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसके बाद हमने एंड में सीखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन रूल, है ना। तो अब सारे फॉर्मूलाज को एक एक करके हम लिख देते हैं ताकि हमारा कोई भी गलती ना हो, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर चिपका सको अपने दीवार पर। तो चलो मैं इसको सबको वगैरह मिटा देता हूं, सो दैट हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर है। चलो आ जाओ भाई, सिंपल 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 लिखेंगे। पावर रूल हमने क्या सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x पर n dx इज इक्वल टू x पर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट रूल हमने क्या सीखा था, कांस्टेंट रूल में हमने सीखा था कि भाई कोई भी वैल्यू हो इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स जस्ट से कांस्टेंट c dx, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, cx, सिंपल है, cx प्लस c, क्योंकि भाई आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx से बदले आप x लिखोगे, खत्म हो जाती है बात, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रूल क्या सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e पर x dx इज बेसिकली e पर x प्लस c, कोई चेंज नहीं होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v और u माइनस v dx आपका होगा अलग अलग, इसे इंटीग्रेट कर दो, u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन पार्ट में हमने क्या सीखा था, याद करने की कोशिश करते हैं हमने क्या सीखा था भाई, हमारा फॉर्मूला क्या था, u इंडियन v इंडियन, डोंट यू v इंडियन, है ना, तो यू आई वी माइनस आई डी यू आई वी, है ना। तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स है तो हमारा होगा यू आई वी, यानी कि यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स वोल इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो मैंने 2-3 बार किया इसी बोर्ड पे तो मेरे को याद हो गया, तो इसको इतना टेंशन नहीं लेना, आप आराम से याद कर लोगे इसे। और इसी के साथ हमें ऐड करना था आइलेट रूल, जिसमें हमने सीखा था कि I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर, देखो अगेन इनवर्स आप सीखोगे मैथ्स में इस साल, तो डोंट वरी। लॉग, A स्टैंड्स फॉर एलजेब्रा, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगो, ठीक है, एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इसके बेसिस में आपको u कौन सा है, v कौन सा है चूज करना होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रूल में हमने क्या सीखा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u फंक्शन विद v फंक्शन dx है तो v को आपको t अज्यूम करना होगा, फिर dt बाई dx फाइंड करना होगा, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेट, खत्म। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला शीट फॉर इंटीग्रेशन, जो जरूरत की आपके फिजिक्स में फॉर बोथ 11th एंड 12th, उससे ज्यादा नहीं आती है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बाकी रूल्स थे मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर में दिखा दिया है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बढ़िया। और जैसे मैंने कहा था भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे नोट्स की लिंक मिल जाएगी, एक ही सिंपल लिंक है, उसको बस एक बार डाउनलोड करना है, बस काफी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसमें मैं डेली अपडेट्स देता हूं, मैं आपसे डेली बातें करता हूं। इंस्टा आईडी भी है, तो वहां पर भी मैं बहुत सारे शॉर्ट्स और वगैरह अपलोड करते रहता हूं, रील्स अपलोड करते रहता हूं, सो मेक श्योर दैट यू आर देयर एज वेल। तो बच्चों बहुत मजा आया आज हमारे इंटीग्रेशन के बाद। तो मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी, साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्री फॉर 11th एंड 12th बेसिक मैथ्स में करवाऊंगा आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ वेक्टर्स भी करवाऊंगा ताकि आपका प्रोसेस अच्छा रहे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट चाहिए या वेक्टर्स का, अपार्ट फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर, ठीक है। तो आप मुझे ट्रिगो और वेक्टर बीच पहले बताइए कि आपको पहला कौन सा चाहिए, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, रियली मीन्स अ लॉट। एक और छोटा सा होमवर्क, मुझे आपको ये बताना है कि भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन। तो बस याद रखना बच्चों कि पूरे साल मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ रहूंगा हर वक्त, हर पल। जब भी आप मायूस होंगे, जब हिम्मत खो दोगे, अभिषेक सर, आपके जानू सर, आपके केआर सर को आपके पास पाओगे, आपको हिम्मत देते हुए, आपको खुश करते हुए, आपको मुस्कुराने पे मजबूर करते हुए।